हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल दिव्य क्लासेस। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी इम्यून सिस्टम मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि बॉडी की वो सिस्टम जो हमें हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इम्यून सिस्टम बॉडी की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये क्या है? नेचुरल डिफेंस है। ये हमें नेचुरली डिफेंस करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्वेडिंग पैथोजेंस का मुकाबला करने के लिए एफिशिएंटली काम करती हैं। जो पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उनके लिए बहुत ही एफिशिएंटली काम करती हैं। लेकिन हालांकि कुछ पैथोजन हमारी इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सीरियस इन्फेक्शन और बीमारी हो सकती है। कई बीमारियों के लिए प्रिवेंशन ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज वैक्सीनेशन जितनी इफ़ेक्टिव है। अब ये वैक्सीन होते क्या हैं? वैक्सीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इम्यून सिस्टम को, जो हमारे बॉडी में जितने जो पैथोजेंस इन्वेड करते हैं, घुसते हैं, उनसे लड़ने में मदद करते हैं। कुछ बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ही सेफ और एक इफ़ेक्टिव तरीका है वैक्सीन। हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एक फॉर्म है। ये हमारे अंदर आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को ये स्टिमुलेट करेगा। मेमोरी सेल्स मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन करेगा बिना प्राइमरी एक्सपोजर के, मतलब बिना पर्सन को इन्फेक्ट हुए ये हमारे अंदर मेमोरी सेल्स को बनाएगा, एंटीबॉडीज़ को बनाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो वैक्सीन क्या है? कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमारे एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमको हमारे बॉडी को एक एक्वायर्ड, एक अडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ से हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। ये एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है, ठीक, जो हमें इम्यूनिटी देगा। यूजुअली बात करें तो वैक्सीन्स में क्या होते हैं कि हम कैसे बनते हैं, वैसे बेसिकली देखा जाए यूजुअली तो ये जब कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, वो एजेंट डिजीज़ कॉज कर रहा है, उसको हमने क्या ले लिया, वीकेंड फॉर्म में ले लिया, उसको वीक फॉर्म में लिया, उसे कमज़ोर फॉर्म में लिया है या फिर किल्ड फॉर्म में लिया है, ठीक, उससे वैक्सीन बनती है। या फिर उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो वो केमिकल जो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, उससे वैक्सीन्स बनते हैं। जब इस प्रिपरेशन को, इस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को जब हम हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस कोई भी बीमारी को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। जब कोई भी बीमारी उस पर अटैक करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और यही नहीं, हमारी बॉडी उस बीमारी को, उस थ्रेट को याद भी रखेगी। और बाय द वे, कभी फ्यूचर में अगर हमारी बॉडी एनकाउंटर हो रही है उसी सेम डिजीज़ से, किसी भी डिजीज़ से, तो वो क्या करेगी, हमारे अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगी। अब जो ये टर्म वैक्सीन है, ये किससे डिराइव है? लैटिन वर्ड वैक्सीनस से हुआ है, फ्रॉम वैक्सा, जिसका मतलब होता है फ्रॉम काउज। देखिए, सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने इस टेक्निक को, जो टेक्निक थी वैक्सीनेशन की, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक काउ पॉक्स बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स की तरह होती है, उसके माइल्ड फॉर्म को, बहुत ही माइल्ड वीकेंड फॉर्म को उसको इंजेक्ट किया था एक इंडिविजुअल में। तो उसके अंदर क्या हो गया था, एक स्मॉल पॉक्स के अंदर, एक स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया था। तो आज हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कहानी क्या है वैक्सीन के पीछे। देखिए, हज़ारों साल पहले जब पहली बार पहचाना गया, देखिए हज़ारों साल पहले एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं। तो जब देखा गया, जब बहुत से लोगों को चेचक हुआ, तो जो लोग जो चेचक से बच गए थे, उनके इन्फेक्शन से, स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन से बच गए थे, तो देखा गया कि वो बाकी के इन्फेक्शन से भी बच रहे थे। बाकी जो डिजीज़ है उनके इन्फेक्शन से भी वो बच रहे थे, उनको डिजीज़ नहीं हो रही थी। स्मॉल पॉक्स से उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उस ज़माने में लोगों को वैक्सीन लगाने की, अगर हम बात करें, जो मेथड है कहाँ पे देखा गया, ओरिजिनेट हुआ है,
चीन में, चाइना में देखा गया, चाइना में 10th सेंचुरी 10वीं शताब्दी में देखा गया कि वहाँ से वैक्सीन की जो ये कह सकते हैं प्रथा है वो वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन टर्म यूज़ नहीं करते थे, वैक्सीनेशन नहीं होता था, बेसिकली देखा जाए तो वायरोलेशन होता था। वायरोलेशन की वहाँ पे जिक्र किया गया है उस मेथड का। इसमें करते क्या वायरोलेशन में हम लोग, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी पीड़ित इंसान है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, उसको डिजीज़ हुआ है, उसके हम क्या लेंगे, स्कैब्स लेंगे उसकी बॉडी से या पस्चर्स लेंगे। स्कैब मतलब क्या होता है कि जब स्किन हमारी डैमेज हो जाती है तो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग बन जाती है, ब्राउन ब्लैकिश टाइप की जाती है, तो स्कैब उसे बोलते हैं। तो हम वो लेंगे या फिर पस्चर्स लेंगे, यानी कि स्किन में क्या होता है कभी कभार जब स्मॉल पॉक्स जिन लोगों को हुआ रहता है तो एक स्मॉल बम्प्स हो जाते हैं, प्रोट्यूबरेंस, स्किन पे कुभार प्रोट्यूबरेंस हो जाते हैं, जिसमें बहुत ही कह सकते हैं कि जिसे हम फ्लूइड कह सकते हैं, उसमें फ्लूइड रहता है, पस रहता है, डेड WBCs होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो जब स्कैब्स या पस्चर्स लिया गया इन्फेक्टेड उस पर्सन से, उनको हमने किसी और इंडिविजुअल में इनोकुलेट किया, उनको और इनोकुलेट किया, तो उसे हम वायलेशन कहते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो हम या फिर स्किन के जरिए उनको स्किन में इंजेक्ट करेंगे या फिर नेज़ल रूट के जरिए उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब होता है क्या, वायरेशन जब इंट्रोड्यूस कराया, हमने इनोकुलेट कराया, तो अब जो इन्फेक्शन डेवलप्ड होगा उस इनोकुलेटेड पर्सन में जिसको दिया गया है ये, उसमें अब वो यूजुअली देखा गया कि माइल्ड इन्फेक्शन होगा एज देन जो नेचुरली जिनको स्मॉल पॉक्स हो रहा था उनसे बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता, हल्का इन्फेक्शन हो रहा था। और वो जो माइल्ड इन्फेक्शन है, भले वो माइल्ड था, मतलब इन्फेक्शन था पर माइल्ड था, वो बाकी जितने भी जो सीरियस डिजीज थे उनसे उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये वायरोलेशन होता था उसमें। लेकिन क्या देखा गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स थे उनको वायरोलेशन से ट्रीट किया गया। लेकिन सबको तो वैसे माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ केसेस पे क्या हो जाता है, कुछ केसेस में लोगों को रिस्क हो जाता था, मतलब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो जाता था। समटाइम्स कभी ये क्या बहुत ही एक डेड इन्फेक्शन बन जाता था। ठीक, क्योंकि पहली बात तो स्मॉल पॉक्स क्या था, कंटेजियस था, स्प्रेड करता था फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मतलब एक एपिडेमिक्स हो सकते थे। लेकिन देखा गया कि जो ये वायरोलेशन की जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, वो बहुत सी रीजन में देखा गया है। अफ्रीका में देखा गया, यूरोप में देखा गया, इवन इंडिया में भी देखा गया। तो काफ़ी सेंचुरीज़ तक जब वैक्सीनेशन की खोज नहीं हुई थी तो काफ़ी सेंचुरीज़ तक, काफ़ी टाइम तक ये वायरोलेशन प्रैक्टिस की गई। तब जाके कहीं एक इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर आए। ठीक, एडवर्ड जेनर आए, उन्होंने क्या, उन्हीं को सारा क्रेडिट जाता है वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। उन्होंने ही ये जो मॉडर्न जो प्रोसेस वैक्सीनेशन उन्होंने डेवलप किया था। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि जेनर ने क्या देखा कि एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो मिल्क मेड्स थे, जो वहाँ पर जो ज़माने जब स्मॉल पॉक्स फैला था, तो जो मिल्क मेड्स थे उनको एक अलग बीमारी हो गई थी, काउ पॉक्स हो गया था। काउ पॉक्स भी क्या है, वो जो वायरस स्मॉल पॉक्स के रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी काउ पॉक्स के लिए था, लेकिन बहुत ही माइल्ड, बहुत ही इतना सीरियस डिजीज़ नहीं था वो। ठीक, लेकिन माइल्ड था ये। तो देखा गया कि जो उसको जो काउ पॉक्स हुआ है तो उनका जो इम्यून है, उसका जो इम्यून है वो स्मॉल पॉक्स से ज़्यादा क्या हो गया, और भी ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो जिससे सब जब देखा गया तो जेनर ने उन्हें एक हाइपोथेसिस थी। उन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी इंसान में हम जो लेस वायरोलेंट पैथोजन है, लेस वायरोलेंट मीन्स जो पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, तो जो डिजीज़ तो कॉज करते हैं पर बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन देते हैं, इतना सीरियस डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, जब हम उनका एक्सपोजर कराएंगे, जब हमारी बॉडी लेस वायरोलेंट पैथोजन से एक्सपोज होगी, सामना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे इम्यून प्रोटेक्शन मिलेगी। किससे मिलेगी, जो ज़्यादा मोर वायलेंट पैथोजन है, यानी कि जो सीरियस डिजीज कॉज करते हैं पैथोजन, उससे हमारी बॉडी इम्यून प्रोटेक्ट करेगी। तो ये देखा गया कि वायरोलेशन से अच्छा सेफ ऑल्टरनेटिव मेथड ये है। तो 1796 में क्या हुआ, जेनर ने अपनी इस हाइपोथेसिस का लाभ हमको टेस्ट करते हैं, उन्होंने टेस्ट करना चाहा। उन्होंने क्या किया, जो वो मिल्क में जिसको काउ पॉक्स हुआ था उसमें उसकी बॉडी से
इन्फेक्शियस सैंपल्स लिए। सैंपल्स के तौर पे क्या लिए गए, वुंड लिए गए, जो उसको घाव हुए थे वो वुंड लिए गए, और वो जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको यंग बॉय में, एक लड़के में उसको इंजेक्ट किया। तो जो बॉय था उसको क्या हुआ, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा इन्फेक्शन पर बहुत ही माइल्ड हुआ वो, तो जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं हम थोड़ा सा फीवर हुआ उसको, थोड़ा भूख की कमी हो गई थी, भूख नहीं लग रहा था। तो बाद में जब उसी लड़के को जब जेनर ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स का जो वुंड होता है, जो पुस्टल्स हो जाते हैं, जो स्कैब्स होते हैं, उसका इन्फेक्शियस सैंपल्स उस बॉय में इनोकुलेट किया, इंजेक्ट किया। तो देखा गया कि वो जो उसका जो इम्यून सिस्टम में अब ज़्यादा वो क्या हो गया है, बूस्ट हो गया है स्मॉल पॉक्स के लिए। अब वो स्मॉल पॉक्स उसको नहीं हो रहा है, वो बच जा रहा है स्मॉल पॉक्स से। तो इसी अप्रोच को उन्होंने वैक्सीनेशन कहा, जो कि कहाँ से, काउ पॉक्स से लिया गया। लैटिन में वैक्सा मीन्स होता है काउ, तो उससे लिया गया कि ये क्या कर रही है, ये स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज हम जानते हैं कि जो जेनर की जो वैक्सीन है कितनी काम की, ठीक, और उनसे क्या कर मतलब, और इस सक्सेस को देखकर जो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सी डिजीज़ के लिए, बहुत सी बीमारी के जो फेटल बीमारीज थे, जो बहुत ही हानिकारक, जो उसमें मौत हो जा रही थी, उसके लिए वैक्सीन डेवलप किए। तो जो मोस्ट नोटेबल है वो क्या, लुइस पास्चर है, उन्होंने रेबीज, कॉलरा और एंथ्रेक्स आपने नाम सुना होगा, उसके लिए वैक्सीन उन्होंने ईजाद की। तो ये इसके पीछे कहानी थी। अब आगे देखते हैं, आगे है इम्यूनाइजेशन। देखिए बहुत से लोग, दो टर्म होते हैं, एक इम्यूनाइजेशन, एक वैक्सीनेशन होता है। बहुत से लोग इन दो टर्म्स को समझते हैं कि एक है, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक ये सेम है, लेकिन ये पूरे टोटली सेम नहीं है, ऑल्दो दे आर नॉट सेम टर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो हम कोई भी डेड या वीकेंड ऑर्गेनिज्म, किसी भी वीकेंड पैथोजेंस ले लिया है, वीकेंड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लिया, उसको हमने क्या किया है, किसी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमने इंजेक्ट किया है, ठीक, तो उसे हम वैक्सीनेशन कह रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वो प्रोसेस हम इंजेक्ट करा रहे हैं। अब आता है इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जब वैक्सीनेशन के बाद, जब कोई भी पर्सन या एनिमल्स एक पर्टिकुलर डिजीज़ से जिसको वैक्सीन दी गई उससे वो प्रोटेक्ट रहे, उस डिजीज़ से वो प्रोटेक्ट रहे। अब ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो कह सकते हैं नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली मतलब कोई पर्सन है वो एक्सपोज हो रहा है पैथोजन, क्योंकि बताए मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैथोजन से घिरे होते हैं, तो वो एक्सपोज हो रहा है, या फिर हमने उसको आर्टिफिशियली किससे दिया, थ्रू वैक्सीन से दिया हुआ है। अब जो इंडिविजुअल होगा, अब जो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप्ड होगी, एक्वायर करेगा उस स्पेसिफिक पैथोजन से, वो पैसिवली होगा और एक्टिवली होगा, आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन वैक्सीनेशन जो होता है वो इतना इम्यूनिटी नहीं दे पाता है। यही एक तरीका नहीं है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए। एक जो एग्जांपल है हम बता रहे हैं कि जो मदर से जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती है फीटस में, डेवलपिंग बेबी फीटस से, वहाँ पे जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड होती है, या फिर हम कोई एक एंटी सीरम दे रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं एक किसी पर्टिकुलर पैथोजन से, तो ये दोनों क्या है, इसमें तो वैक्सीनेशन तो हो नहीं रही, तो ये दोनों क्या करें, इम्यून को प्रोटेक्ट करने की, इम्यून प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो अगर हम बात करें कि जब को मैंने मान लो वैक्सीनेशन हो गया है, बी मेमोरी और बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स नहीं बन रही है, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो क्या है, उस वैक्सीनेशन को कोई फ़ायदा ही नहीं। आगे पढ़ें क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या प्रभाव इनको पार करने पड़ते हैं एक वैक्सीन बनने में। तो क्या होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, टेम्प्रेरी होता है, जो इमीडिएट डेवलप होती है वो टेम्प्रेरी होती है, ठीक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट वैक्सीनेशन इज़ एन इवेंट। वैक्सीनेशन एक इवेंट, एक प्रोसेस है, जबकि वेयर एज इम्यूनाइजेशन इज़ अ पोटेंशियल आउटकम ऑफ दैट इवेंट। उस प्रोसेस का, उस इवेंट का जो हमें पोटेंशियल आउटकम मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, वो इम्यूनाइजेशन है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बताया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो सकता है और थ्रू एक्टिवली। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय डिलीवरिंग ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी।
अब आते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पहले पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हम किसी भी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं इसमें, पैसिवली ले रहे हैं, पैसिवली इनडायरेक्टली ले रहे हैं। हमने किसी और के इम्यून सिस्टम से हमने उसके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ ले लिए, लिम्फोसाइट्स ले लिए, और हमने किसी और पर्सन में उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, इनोकुलेट कर। तो उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही, हमने किसी से उधार लिया, लोन पे लिया है, प्री फॉर्म पहले से बनी हुई एंटीबॉडी ली है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही है। अब इसमें क्या होगा कि जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होंगी वो ट्रांसफ़र करेगी किसमें, रेसिपिएंट्स में, जो रिसीवर्स को हम दे रहे हैं। वो क्या नेचुरली भी हो सकती है, बताएं नेचुरली कैसे होगी, जब कोई एक एंटीबॉडी बताया था आईजी जो होता है, आईजीजी जो एंटीबॉडी, जो यही एंटीबॉडी होती है जो क्या करती है, जो मदर से फीटस में जाती है, ये जो मैटरनल, तो प्लेसेंटा से ही डेवलपिंग फीटस में जाएगी, या फिर जब वो इन्फेंट क्या करेगा, जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, मिल्क फीडिंग करेगा, तब उसको ये एंटीबॉडीज़ अपने मदर्स के मिल्क में मिलती है। तो दो ये हो गया, एक तो ये क्या कर दिया हम लोग, ये आर्टिफिशियली कर दिया, और ये नेचुरली हो गया, मतलब ये ट्रांसफर हो रही है। और कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी अचीव बाय इंजेक्टिंग अ रेसिपिएंट विद प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, या फिर हम एंटी सीरम देकर उसको इंजेक्ट करें, तब भी उसके अंदर क्या बनेगा, इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगेगा। अब देखिए, वैक्सीन से पहले और एंटीबायोटिक्स जब नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन सबसे इफेक्टिव थेरेपी था बहुत सी डिजीज़ के, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, क्या करता था, ह्यूमरल डिफेंस देता था। ह्यूमरल जो हमारे जो ह्यूमरस होते हैं, ह्यूमरस उसको डिफेंड करता था, बचाता था, प्रोटेक्ट करता था। लेकिन ये क्या करता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस ये कि होस्ट इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये जो टेम्पररी होता है, और ये मेमोरी रिस्पॉन्स, इसमें मेमोरी सेल्स नहीं बनते, जो प्रोटेक्शन होता है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है इसमें। लेकिन क्या ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है ये इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं, कोई काम कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो इसका ये तो हमें दे देगा, इम्यून सिस्टम तो बूस्ट कर देगा, लेकिन इसका कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। कुछ भी क्या होते हैं, मान लो जब हमने कोई एंटीबॉडी ले रहे हैं, प्री फॉर्म पहले से बनी हुई एंटीबॉडी, हम किस में से ले रहे हैं, हम एनदर स्पीसीज़ में ले रहे हैं, सेम स्पीसीज़ में नहीं ले रहे हैं, किसी और स्पीसीज़ में ले रहे हैं, जैसे सच एज हॉर्स क्या सबसे मोस्ट कॉमन एनिमल सोर्स है। हमने हॉर्स में से एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ लिए, रेसिपेंट में डाली। तो कभी कभार क्या होता है, जिस रेसिपेंट में हम डाल रहे होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ जो आइसोटाइप डाल रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो कभी कभार जो रेसिपेंट होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस एंटीबॉडी को एज अ एनिमी समझ लेता है, और उसके अगेंस्ट बहुत से रिएक्शंस करने लगते हैं, बहुत से रिस्क कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक, कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कुछ जो यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो IgE एंटीबॉडी पाके उनके अंदर बहुत से क्या होते हैं, बहुत से केमिकल रिएक्शंस, बहुत से कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये बात है पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब आता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन टू इंड्यूस इम्यूनिटी एंड मेमोरी। अब इसमें क्या होगा, देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का एम क्या था, वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, लेकिन एक्टिव इम्यूनाइजेशन का गोल क्या है कि वो रेसिपेंट में जाए, उसकी अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे, इनिशिएट करे, ताकि उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन मिल सके, उसके अंदर इम्यूनोलॉजिक मेमोरी डेवलप्ड हो सके। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम जो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या स्टिमुलेट कर, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा कि भैया तुम एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट, एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट तुम एक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो। अरे नेचुरली भी हो सकता है, नेचुरली बताया जब कोई पर्सन अनइंटेंशनली वो किसी पैथोजन से एक्सपोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है, उसको अगर पहली बार मिज़ल्स हो गया उसको, अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो मिज़ल्स जब होगा तो उसकी जो इम्यून होगी वो इम्यून, अब उसका जो इम्यून सिस्टम होगा ना, वो कह सकते हैं हम लोग कि वो पहचान जाएगा उस डिजीज़, उस कॉजिंग एजेंट को, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को पहचान जाएगा। जब फर्स्ट प्राइमरी एक्सपोजर होगा पहले, तो
क्या बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक। फिर वो मेमोरी सेल्स बनेंगे, वो फिर क्या करेंगे, हमारे ब्लड में इनएक्टिवेट रहेंगे। जब वो फिर सेम वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट फिर से हमारी बॉडी इनकाउंटर करेगी उससे कभी, तो फिर क्या करेगा, वो फिर से स्टिमुलेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, तुरंत उसको पहचानने की ज़रूरत थी, क्योंकि प्राइमरी एक्सपोजर में उसने पहचान लिया था कि बीमारी कौन सी है। तो सेकेंडरी एक्सपोजर में क्या करेगा, तुरंत वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक। और उसको नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो डिजीज़ नहीं होगी। मीज़ल्स अगर एक बार हो गया तो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स मीज़ल्स हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया तो दूसरी बार चांसेस नहीं होते होने के, ठीक। उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। अब ये क्या आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं, थ्रू वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं। देखिए इससे अगर हम बात करें इसकी, तो नेम ही बता रहा है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में नेम बता रहा है कि ये क्या हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है। किसमें रोल प्ले करेगी, वो टी और बी सेल्स के प्रोलिफरेशन में, प्रोडक्शन में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक। और इसमें मेमोरी सेल्स भी बनेगी। तो वैक्सीनेशन का सबसे प्राइमरी गोल यही है कि मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ सबसे पहले एक्टिवेट होना चाहिए टी और बी सेल्स, मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब आते हैं, देयर आर सेवरल वैक्सीन स्ट्रैटेजीज ईच विद यूनिक एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। बहुत से चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं। तो जब कोई वैक्सीन बनती है तो बहुत से पड़ाव उसको पार करने पड़ते हैं, बहुत से चैलेंजेस को इसको मात देना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो सबसे 3 की फैक्टर्स माइंड में रखा गया है कि क्या होना चाहिए, कि जो वैक्सीन जो बन रही है वो सेफ़ होनी चाहिए, उस इन्फेक्शन से जिस इन्फेक्शन से हम दे रहे हैं उसको प्रिवेंट, को रोक सके, बचा सके, ठीक। और ये इसको देखा जाता है पूरे पॉपुलेशन को मद्देनज़र में रख के वैक्सीन बनती है। जो वैक्सीन डिज़ाइनर्स होते हैं, जो वैक्सीन बनाते हैं, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ह्यूमोरल बताए थे, ह्यूमोरल जो सेल मीडिएटेड जो ब्रांचेस होती है, इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उन दोनों को एक्टिवेट करनी चाहिए, उन दोनों को एक्टिवेशन होना चाहिए। प्रोटेक्शन वैक्सीन जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी वो उस इन्फेक्शियस साइट पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे पहुँचना चाहिए उसको। सबसे ज़्यादा बताया था मैंने कि म्यूकोसा जो सरफेसेस जो प्राइमरी कैंडिडेट्स होते हैं इन्फेक्ट होने के लिए, सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं पे होती हैं, तो वहाँ पे भी तो कुछ चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एडिशनल फैक्टर क्या है कि ये लॉन्ग टर्म इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, इसका डेवलपमेंट, मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। मान लो अगर प्राइमरी रिस्पांस हो रहा है, प्राइमरी रिस्पांस में क्या कर दे रहा है, वो प्राइमरी रिस्पांस में वैक्सीन है, वो प्राइमरी रिस्पांस में उसको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो वो होस्ट है, जिस रेसिपिएंट है, वो क्या हो गया, अनप्रोटेक्टेड है, उसको भी खतरा बना है, कोई फ़ायदा नहीं उस वैक्सीन का। तो अब वैक्सीन्स से पहले वैक्सीन जब बनती है तो लैब से लेकर हर एक चीज़ तक उसको प्रोग्रेस करना पड़ता है। हर एक बहुत से टेस्ट होते हैं, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में बहुत से टेस्ट होते हैं। जो ज़्यादातर जो मोस्ट वैक्सीन्स जिनका डेवलपमेंट होता है वो कभी वैसे देखा इसमें लिखा तो, लेकिन एनिमल्स से ज़्यादा बियॉन्ड एनिमल्स प्रोग्रेस नहीं कर पाती, एनिमल टेस्टिंग तक ही सीमित रखते हैं हम लोग। ये डिपेंड, जो एनिमल्स जो चूज़ करते हैं वो भी डिपेंड करना चाहिए कि वो एनिमल कैसा है, वो रोडेंट्स होना चाहिए, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होना चाहिए। अब जब इस एनिमल के जो यानी पर भी स्टडीज़ करेंगे, अगर फेथफुल हुई, लाभदायक हुई, तो फिर आगे क्या होगा, ह्यूमंस पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगेंगे, तब उन पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। तो 3 फेज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि ह्यूमन सेफ्टी, इंसान की जो सेफ्टी सबसे पहले मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो सेफ़ हो रहा है कि नहीं, इस वैक्सीन से कारगर है कि नहीं कारगर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ वॉलेंटियर्स को आगे किया जाता है, उन पे ट्रायल किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा फेज़ क्या होगा कि अगर ठीक है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, ये तो फेज़ पार कर लिया। दूसरा फेज़ उसमें क्या होगा कि जो इम्यूजेंट का टेस्ट किया जाएगा कि उसमें क्या बन रहे, मेमोरी सेल्स बन रही कि नहीं बन रही, उसको इम्यूजेंट को टेस्ट किया जाएगा। अब ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती है इसी फेज़ पे, सेकेंड फेज़ पे आते क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, क्योंकि क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, और बहुत सी वैक्सीन इसी स्टेज पे फेल हो जाती हैं। अब
किसी तरह इसने पार कर लिया, फेज थर्ड आता है। फेज थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, लार्ज एक्सपेंडेड वॉलंटियर पॉपुलेशन पे ट्रायल करेंगे, जहाँ पे प्रोटेक्शन सबसे रियल थिंग होगा। अब जो डिज़ायर्ड आउटकम आएगा वो उसके हिसाब से वैक्सीन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो देखा जाएगा। सबसे पहले सेफ्टी होना चाहिए, ठीक, और कोई टाइप के इन्फेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, जो हम पैथोजन से उसको एक्सपोज करें, उसको और भी कोई क्या इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये सब समय रहते रहते मॉनिटर किया जाएगा। अब जो कॉमन वैक्सीन जो आज का यूज़ हो रही है करेंटली, वो कह सकते हैं हम लोग, एक होती है लाइफ बट एट्यूनेटेड ऑर्गेनिजम्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड बैक्टीरियल सेल्स और वायरल पार्टिकल्स। तीसरा हम उसको कहते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट्स लेकर भी वैक्सीन बना सकते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है लाइफ बट एट्यूनेटेड वैक्सीन्स। अब ये क्या है, ये वैक्सीन्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनको हम एट्यूनेटेड मतलब हम क्या कर डिसेबल्ड कर देते हैं। डिसेबल्ड क्यों करते हैं, ताकि जो उनकी जो सिग्निफिकेंट डिजीज़ जो कॉज करते हैं वो डिजीज़ ना कॉज कर सके, उनकी जो एबिलिटी है ये ख़त्म, उनकी क्षमता है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेसिटी रहे, वो जब हम किसी इनोकुलेटेड होस्ट में, जब हम किसी होस्ट में उसको इनोकुलेट करें तो थोड़ा सा जाके वहाँ पे उसके इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर सके, बस इनिशिएट कर सके, इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब कुछ एजेंट्स क्या होते हैं, नेचुरली हम उसको एटीन्यूएट करते, डिसेबल्ड करते हैं, ठीक, उसके फिर उसको अंदर क्या करते हैं ताकि जो उसकी जो इनकैपेबिलिटी हो जाए, वो इतना कैपेबल ना हो डिजीज़ कॉज कर सके, ठीक। लेकिन वो उस इंडिविजुअल में उसके इम्यून को क्या कर सके, एक्टिवेट कर, स्टिमुलेट कर सके। जो सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने यूज़ की थी ना, वो इसी टाइप की थी, लाइफ बट एट्यूनेटेड वैक्सीन ही थी, जिसमें क्या था, वैक्सीनिया वायरस था, काऊ पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स जो वायरस जो कॉज कर रहा था, वैक्सीनिया वायरस था। इसमें क्या करता था, इनोकुलेशन कर रहे थे हम इंसानों पे, तो ये क्या कर रहा था, इम्यूनिटी तो प्रोवाइड कर रहा था किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, लेकिन स्मॉल पॉक्स ये कॉज नहीं कर रहा था। या फिर हम कैसे कर सकते हैं इसको, एटेन्यूएशन भी और भी तरीके से कर सकते हैं। डिसेबल करने का तरीका ये भी कि हम उसको एब नॉर्मल कल्चर कंडीशन में काफ़ी लंबे समय तक उस पैथोजेनिक बैक्टीरियम या वायरस को ग्रो कराएं, ताकि उसकी जो एबिलिटी है वो लूज़ कर दे वो अपनी एबिलिटी। अब इनकी जो क्या होती है, ये अब ड्यू टू द कैपेसिटी फॉर ट्रांजिएंट ग्रोथ, ठीक, ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ की वजह से क्या करते हैं, इनको बहुत ही लंबी इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी की, एंड एलिमिनेट द, और इसमें बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही डोज काफ़ी होता है इनको, डोज की मतलब एक ही डोज काफ़ी रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि इसमें कभी कभी ये खतरा होता है कि जो हम कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, हमने उसको जो वो कर दिया है, डिसेबल्ड कर दिया है, कभी कभार क्या करता है वो रिवर्ट बैक हो जाता है, वापस अपने वायरलेंट फॉर्म, डिजीज़ कॉजिंग फॉर्म में आ जाता है। तो ये कुछ क्या ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका एग्जांपल है ये सेबिन पोलियो वैक्सीन, ये एट्यूनेटेड वैक्सीन का एग्जांपल है। इसमें हम पोलियो वायरस का डिसेबल्ड एट्यूनेटेड स्ट्रेन्स 3 स्ट्रेन्स लेते हैं, ठीक, जिसकी वजह से इसको हम इंटेस्टाइन में डालते हैं, इंटेस्टाइन में काम करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये एक्सक्रीटिंग IgA के प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा, बढ़ावा देगा, और ये करता है कि एंटीबॉडी ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है, किससे, नेचुरली, जो नेचुरली अगर अभी हमें पोलियो वायरस ना हो तो उससे बचाता है हमें। तो ये लाइफ बट एट्यूनेटेड वैक्सीन्स हो गए। दूसरा है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स। सबसे जो मोस्ट कॉमन तरीका है पैथोजेंस को सेफली यूज़ करना वैक्सीन में, वो ये है कि हम उसे हीट या केमिकल से ट्रीटमेंट कर दे उसको हम हीट और केमिकल से, जिसकी वजह से पैथोजेंस क्या हो जाए, किल हो जाए। जब किल हो जाएंगे तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी वो क्या करेंगे, उस इनोकुलेटेड होस्ट में कुछ इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, उस कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकेंगे।
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें क्या होता है कि हमें जो है जब इनएक्टिवेशन कर रहे हैं तो जो उस एंटीजन का जो सरफेस है मतलब एपिटोप्स वो पार्ट होता है जो एंटीजन का जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन है, तभी तो जब उसको इनोकुलेट करेंगे होस्ट में तभी तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे एपिटोप से ही, तभी तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा जो इम्यून सिस्टम वो इनिशिएट होगा। अब जो हीट एक्टिवेशन है ये भी अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार जब हम ट्रीट करते हैं हीट या केमिकल से तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीनेचुरेशन हो जाती हैं, टूटने लगती है, डीनेचर हो जाती हैं। यानी कि जो एपिटोप्स होते हैं जो हाई और जो ज़्यादा प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन डग से, वो भी ऑल्टर्ड हो जाते हैं, जिससे उतना वो और भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ला देते हैं। ठीक, अब केमिकल इनएक्टिवेशन किससे करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं या फिर बहुत से एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुली काम करता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? साल पोलियो वैक्सीन है, इसको फॉर्मल्डिहाइड से इनएक्टिवेट किया जाता है पोलियो वायरस के अगेंस्ट। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होती है? इफेक्टिव होती है, लेकिन ये लेस इम्यूनोजेनिक होती है, मतलब इनको बहुत से सेवरल बूस्टर्स की ज़रूरत होती है। और ये क्या करती हैं? ये कह सकते हैं ये उतनी पर्याप्त नहीं होती है, सेल्फ जो मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको इतना स्टिमुलेट नहीं कर पाती, या फिर इसकी जो आयरन प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा ये स्टिमुलेट नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर उसकी बात करें एटेन्यूएटेड वैक्सीन बताया था वो उसको सिंगल डोज में देते हैं, और सिंगल डोज में वो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को वो स्टिमुलेट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो दो टाइप हो गए थे, लाइव बट एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म और वैक्सीन और दूसरा हो गया था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड। अब आते हैं सब यूनिट वैक्सीन क्या हो गए। देखिए जैसे मैंने बताया कि एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल ऑर्गेनिज्म ने तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो बना था। ठीक, तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ जो साइंटिस्ट हैं क्या करते हैं, कुछ पैथोजेंस का एक स्पेसिफिक और प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स उनसे डिराइव करते, पूरा होल ना लेके हम लोग क्या करते हैं एक स्पेसिफिक प्यूरिफाइड माइक्रोमोलिक्यूल्स लेते हैं हम लोग। अब जो ये प्यूरिफाइड जो एंटीजन वैक्सीन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं, यानी कि सब यूनिट वैक्सीन ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन। अब इसमें क्या अगर हमने पैथोजेनिक माइक्रोब से क्या है डायरेक्टली हमने उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्यूरिफाइड करके ले लिया है, इंस्टेड ऑफ इंटायर माइक्रोस करके हमने क्या ले लिया, कुछ प्यूरिफाइड फॉर्म ले लिया है। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिक होगा, प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा जो कि सबसे बेस्ट रहता है हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। अब 3 जनरल फॉर्म्स होते हैं करंट यूज़ में यूज़ करते हैं, एक इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन जिसे टॉक्सोइड्स कहते हैं, दूसरा कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड जिसे सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, और रिकॉम्बिनेंट एंटीजेंस। अब हम आगे देखते हैं कि होते क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए इसको हमने चार्ट से सब बता दिया। ये लाइव बट एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो गए। एडवांटेजेस क्या थे, ये सिंगल डोज है, फ्यू डोज इन्हें पड़ते हैं और लाइफ टाइम इनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। डिसएडवांटेजेस ये था है कि वायलेंट फॉर्म में आ जाते हैं। डिजीज़ किसमें, मीजल्स, मम्स, पोलियो, ये सब रुबेला। इनएक्टिवेटेड बता चुकी है, स्टेबल होता है, सेफ होता है, देन लाइफ बट एटेन्यूएटेड। ठीक, और ये क्या करते हैं, लेकिन ये क्या होता है बूस्टर जो डोज की ज़रूरत होती है इनमें। अब आता है टॉक्सॉइड। देखिए सब यूनिट बताया, सब यूनिट। अब हम बात करेंगे टॉक्सॉइड, एक्सोटॉक्सिक, कॉन्जुगेट, डीएनए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। पहले बात करें इसके बाद कर लेते हैं इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जब कोई एक लिविंग बैक्टीरियल सेल है अपने आसपास सराउंडिंग कुछ टॉक्सिन्स, कुछ केमिकल रिलीज करता है, तो उससे हम कहते हैं एक्सो मीन्स इनटू द सराउंडेड आउटसाइड एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन्स। तो जो मैंने बहुत से जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उनको क्या कर केमिकली ऐसा मॉडिफाइड कर दिया जाता है ऐसा कि वो अपनी जो एंटीजेनिसिटी उसको रिटेन रखे। एंटीजेनिसिटी मतलब कि उनकी एक एबिलिटी इतनी तो रहे, एबिलिटी को जो मतलब जो एंटीजन की इतनी तो एबिलिटी रहे कि वो क्या कर सके, होस्ट में जो बी सेल्स और टी सेल रिसेप्टर से इंटरैक्ट कर सके, तभी तो इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करेगा। तो जो इसकी एंटीजेनिसिटी वो रिटेन रहे, लेकिन वो टॉक्सिक ना रहे,
भाई वो टॉक्सिक डिजीज कॉज नहीं करेगा, टॉक्सिक नहीं रहेगा वो। तो उसे सच मॉडिफाइड एक्सोटॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड कहते हैं। ये इतने एफिशिएंट नहीं होते एज कम्पेयर टू एक्सोटॉक्सिन्स, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इसको बहुत ही मतलब सेफली दे सकते हैं और हाई डोजेस में देते हैं। डिप्थीरिया हो गया, टिटानस वैक्सीन हो गए, ये सब इसी से बनते हैं। बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करके बनते हैं और फॉर्मल्डिहाइड से इनएक्टिवेट करके बनते हैं ताकि टॉक्सॉइड बना सके। डिप्थीरिया, टिटानस हो गए, ठीक। अब बात है दूसरा बताते हैं इसमें पॉलीसेकेराइड, जो कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड होते हैं। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड वैक्सीन क्या होती है, सबसे यूनिक टाइप होते हैं। सब यूनिट वैक्सीन के सबसे यूनिक टाइप होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल्स पाए जाते हैं, तो जो कैप्सूल्स किससे बनते हैं भाई, हाँ पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उससे बनते हैं, तो उन्हीं से ये पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स बनते हैं। ये कैप्सूल्स करता है कि आपको पता होगा, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और यही कैप्सूल से इन्फेक्शन होता है, इसी कैप्सूल से वो इन्फेक्ट करता है होस्ट को। अब जो वैक्सीन्स होगी इस कुछ जो कैप्सूलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये क्या करेगी, इसको हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, उस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को हम रिमूव कर देंगे, फिर प्यूरिफाइंग कर देंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे इंडिविजुअल्स में, ताकि वो जो वैक्सीन्स है उस बैक्टीरियाज के अगेंस्ट क्या कर सके, एंटीबॉडीज़ बना सके और स्टिमुलेट कर सके। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कैप्सूलर में क्या होता है कि एक लिमिटेशन होता है। ये होता है कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, उनको एक्टिवेट नहीं कर पाता है ये। तो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए वैक्सीन होती है कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। ये कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है, ये भी सब यूनिट टाइप के वैक्सीन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वीक जो एंटीजन उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं, यानी कि वीक एंटीजन प्लस स्ट्रॉन्ग एंटीजन से कंबाइन कर देते हैं। और इसमें हम स्ट्रॉन्ग एंटीजन एज ए कैरियर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो वीक वाला होगा वो उस स्ट्रॉन्ग एंटीजन के अब क्या करेगा, बहुत इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा, डेवलप करेगा। तो उसमें हम कहते हैं कॉन्जुगेट में करते हैं, ठीक। अब ये तो डीएनए और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। डीएनए वैक्सीन्स क्या होती है, डीएनए वैक्सीन्स को हम जेनेटिक वैक्सीन्स भी कहते हैं। इसमें नाम बता रहा है, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल डीएनए यूज़ करेंगे उस इंडिविजुअल को इम्यूनाइज करने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस पैथोजन का जीनोम लेते हैं, वो जीन्स जो उस एंटीजेनिक प्रोटीन्स के लिए कोड करती है, जो उस एंटीजेनिक प्रोटीन्स को बनाती है, उसका हमने जीन ले लिया, वो जीन लिया और उसको हमने होस्ट सेल में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, जहाँ पे वो क्या करेगा, वो जीन उस होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए में मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर देगा और एपिसोम्स की तरह एग्जिट करेगा, एक स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स की तरह एग्जिट करेगा। अब जो एक्सप्रेशन होगा जीन्स का, अब जो वो दोनों जीन्स मिल गए, क्रोमोसोमल डीएनए मिल गया और वो जीनोम मिल गया होस्ट के अंदर, ये क्या करेगा, कोई भी फॉरेन प्रोटीन्स के अगेंस्ट क्या करेगा, ये जीन एक्सप्रेस करेगा और ये होस्ट इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, होस्ट के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि डीएनए वैक्सीन में हम लोग क्या लेते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बन रहा है, ये हमने प्रोटीन से लेकर बनाया है, ठीक, इनकोडेड बाय द जो वैक्सीन डीएनए लेयर। अब डीएनए ये क्या इम्यूनोजेनिक नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। अब लास्ट है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स वैक्सीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वो जीन्स जो एंटीजेंस को इनकोड करते हैं उसको हमने पैथोजन से अलग ले लिया है। हमने क्या लिया, वो जीन जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, हमने वो जीन्स अलग ले लिया और उसको हमने किस में, डायरेक्ट उसमें हमने होस्ट में नहीं डाला, हमने उसको इंसर्ट किया है नॉन वायरलेंट वायरसेस या बैक्टीरिया में। यानी कि वो वायरसेस और बैक्टीरिया जो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजीज नहीं कॉज करते, उनको हमने उसके साथ इंसर्ट कर दिया। अभी रिकॉम्बिनेंट बन गया, मिक्सचर बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म वेक्टर्स कहते हैं हम लोग, वेक्टर बन गया ये। अब इस वेक्टर को हम होस्ट में डालेंगे, अब ये वेक्टर रेप्लिकेट करेगा। अब रेप्लिकेट करेगा जब कोई, तो ये एंटीजेनिक जो एंटीजन के खिलाफ प्रोटीन्स को इनकोड करेगा, ये उनका एक जीन एक्सप्रेशन करेगा ये।
तो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर वेक्टर ऑर्गेन, बहुत से हम लोग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं जिसमें वैक्सीनिया वायरस हो गया, कैनरी पॉक्स वायरस हो गया, एट्यूनेटेड पोलियो वायरस हो गया, एडिनो वायरसेज, अदर्स और से वायरसेज होते हैं। और जो एंटीजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमोरल एज वेल एज सेलुलर इम्यूनिटी को इनिशिएट करेंगे, इवोक करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई आज वैक्सीन्स के बारे में। आई होप आपको वैक्सीन्स के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।